Hello everyone, welcome back to Boundless Learning. So in today's video, I'll be starting with the second topic of the chapter Life Processes, which is respiration. So again, just like the previous video, let's write down all the subtopics which we require to understand in the process of respiration. So the first subtopic is what is रेस्पिरेशन. सबसे पहले हमको ये देखना है कि रेस्पिरेशन क्या होता है. उसके बाद वी हैव टू सी द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. देन कम्स द 3 ऑक्सीडेटिव पाथवेज. followed by respiration in plants and animals, and lastly human respiratory system. So these are all the topics which we need to study. Additionally, we have a few topics like what is ATP and the difference between breathing and respiration. So without further delay, let's get started with today's video. So first topic जो हमको डिस्कस करना है वो है कि what is respiration. अब respiration क्या होता है? हमने न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन पढ़ लिया. न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में ये था कि जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स फूड है, उस कॉम्प्लेक्स फूड में जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, उन सब चीजों का हम ब्रेक डाउन करवा रहे हैं बाय द एक्शन ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. अब यहाँ पर हमारी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, कॉम्प्लेक्स फूड क्या है और सिंपलर फूड क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड हमारे यहाँ पे था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. अल्टीमेटली इसको हमें ब्रेक डाउन करवाना है टू गेट ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो ये जितना भी सारा प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. ये जितना भी हमारा प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अब डाइजेशन के बाद जो हमको ये सिंपलर सब्सटेंसेस मिले, इन सिंपलर सब्सटेंसेस का हम क्या करवाते हैं? इन सिंपलर सब्सटेंसेस में हम ऑक्सीजन ऐड करवाते हैं, विच मीन्स the oxidation of these simpler substances to give us energy in the form of ATP. तो ये वाला जो प्रोसेस है कि सिंपलर सब्सटेंसेस का हम ब्रेक डाउन करवा रहे हैं to give us energy, this will be constituted under, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, this will be constituted under respiration. एक और चीज जो हमको याद रखनी है कि अगर हम ये देखें कि रेस्पिरेशन एग्जैक्टली होता क्या है, रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू गिव अस एनर्जी. तो यही जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जब हम ऑक्सीडेशन या फिर ब्रेकडाउन करवाते हैं, उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. एक क्वेश्चन जो हमें आ सकता है कि चलो अगर ग्लूकोज का हमें ऑक्सीडेशन करवा दिया तब तो हमको एटीपी मिल जाएगा, बट व्हाट अबाउट अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल? तो अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज का सिंपल ऑक्सीडेशन हो सकता है, ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा सिंपली टू गिव अस ATP.
बट व्हाट इफ हमारी बॉडी में ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है बट हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अवेलेबल है, तब क्या होगा? ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है सबसे पहले कन्वर्ट होंगे इनटू ग्लूकोज। फर्दर इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा टू गिव अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये जो प्रोसेस है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो एक कॉमन सी चीज थी। अब अगर हम डिफरेंसेस देखें बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग की बात करते हैं, फिर हम देखेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में सिंपली हम क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग में हम सिंपल इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द सिंपल प्रोसेस इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। बट वही अगर हम रेस्पिरेशन में बोल देखें, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, देन वी यूटिलाइज इट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, फिर हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ब्रीदिंग इज सिंपली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, बट रेस्पिरेशन है कि कोई भी अगर एक सेल है, इस सेल के अंदर अगर हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो इस सेल के अंदर ऑक्सीजन आएगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा टू गिव अस ATP, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा। यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस से बाहर निकल जाएगा along with ATP. So this whole process is that of respiration. Second चीज, breathing is a physical process, whereas if we talk about respiration, respiration is a chemical process. Because ये जो physical process है, this is reversible, whereas the chemical process of respiration is irreversible. थर्ड पॉइंट इज ब्रीदिंग के टाइम पे नो एनर्जी इज रिलीज्ड, कोई भी एनर्जी यहाँ पर रिलीज नहीं हो रही। ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज रिलीज। अब ये कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे जब हम ऑक्सीडेटिव पाथवेज पढ़ेंगे। तो ये प्रोसेस हो गया हमारा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस। अब यहाँ पर हमको एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है कि इक्वेशन क्या होता है ब्रीदिंग का, सॉरी इक्वेशन क्या होता है रेस्पिरेशन का। तो रेस्पिरेशन का सिंपल इक्वेशन ये है कि हमको क्या क्या चाहिए? हमको ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज का जब हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ग्लूकोज के अंदर जब हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तब हमको अल्टीमेटली क्या मिलता है? हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, हमको वाटर मिलता है, और साथ में हमको एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसी चीज को अगर हम एक इक्वेशन फॉर्म में लिखें, C6H12O6 प्लस O2, इनका क्या हो रहा है? इनका हम करवा रहे हैं ब्रेकडाउन, तब हमको मिलता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये हमारी पूरी इक्वेशन है जिसमें से दिस इज ग्लूकोज, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, water and energy in the form of
ATP। यहाँ पे अगर क्योंकि हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चाहिए। अल्टीमेटली हमको 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। This is the complete equation for respiration। ठीक है, मूविंग ऑन। अब हम एक बार ही देख लेते हैं कि एटीपी क्या होता है। हम बहुत देर से बोल रहे हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज रिलीज। तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी विच इज एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फॉर्म कैसे होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एक हमारे पास ग्रुप होता है एडेनोसिन। ये एडेनोसिन ग्रुप के साथ जब 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, दैट फॉर्म्स ATP और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जितने भी ये इनके 3 बॉन्ड्स है, these 3 are very high energy bonds। These are high energy बॉन्ड्स। जब भी इन 3 में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होता है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई एनर्जी इज रिलीज। सो जब भी एटीपी ब्रेक डाउन होता है, गिविंग अस ADP विच इज एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब एडेनोसिन मॉलिक्यूल के साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे और एक फॉस्फेट ग्रुप विल बी रिलीज्ड। तो एक वो जो फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होता है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज the one phosphate group that is released is written as PI or inorganic phosphate। तो जब भी ये एनर्जी ब्रेक होती है, इसके साथ बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। यही जो एनर्जी है, यही एनर्जी आगे जाके यूटिलाइज होती है फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज। यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज। अब एक बार एटीपी की हम फॉर्मेशन अगर देखें तो एटीपी फॉर्म कैसे होता है। एडीपी के अंदर, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर, जब एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है विद द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, उस टाइम पे फॉर्मेशन होती है एटीपी की। अब एटीपी और एडीपी में से एडीपी की एनर्जी इज वेरी लेस, whereas एटीपी की एनर्जी इज हाई। अब अगर हमारे सेल में कोई ऐसा रिएक्शन होना है जहां पर वेरी हाई एनर्जी इज नीडेड, तो एटीपी मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन ताकि हमको एनर्जी मिले। एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग अस एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एनर्जी। ये जो एनर्जी है, यही एनर्जी हमारी आगे जाके यूटिलाइज होती है फॉर एक्टिविटीज लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरॉन एक्साइटेशन, for transportation and various other chemical activities। in fact जितने भी हमारे biochemical activities हैं जहां पर energy is required, वहां पर ये ATP का breakdown होता है into ADP giving us a lot of energy। so the next topic is types of respiration। अब अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, देयर आर मेजरली 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन and second one is anaerobic respiration। इन दोनों की डेफिनेशन हम इनके नाम से ही समझ सकते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द वन विच टेक्स प्लेस इन द presence of oxygen, whereas anaerobic respiration takes place in the absence of
ऑक्सीजन। सेकेंडली, ये जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? टोटल 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर रिलीज्ड, whereas anaerobic respiration में less energy is released, which is only 2 ATP. Thirdly, aerobic respiration takes place in the cell's cytoplasm as well as the mitochondria, whereas anaerobic respiration takes place only in the cell's cytoplasm or sometimes in yeast cells as well as human muscle cells. तो चाहे वो yeast cell हो चाहे muscle cell हो, दोनों के ही साइटोप्लाज्म में anaerobic respiration का प्रोसेस होगा। थर्डली, एरोबिक रेस्पिरेशन जब होती है तब जो प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, प्रोडक्ट्स रिलीज आर ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 एटीपी ऑफ एनर्जी। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो इस टाइम पे रिलीज होते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 ATP of energy और लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP of energy। अब हम ये देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर फॉर्म होते हैं और ये प्रोडक्ट्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक विच इज ऑक्सीडेटिव पाथवेज। ऑक्सीडेटिव पाथवेज में ये है कि जब हमने एक सिंपल सी बात डिस्कस करी थी कि ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है टू गिव अस एनर्जी। यही एनर्जी मिलती है हमको इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज फर्दर यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज। बट अब ये जो प्रोसेस है ब्रेकडाउन का ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है, दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, दिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो इस मल्टी स्टेप प्रोसेस में क्या होता है? इस मल्टी स्टेप प्रोसेस में सबसे पहले ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इस 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है गिविंग अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब पायरुवेट क्या है? पायरुवेट इज अ 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ये जो प्रोसेस है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनाने का फ्रॉम ग्लूकोज, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। और ये चीज कहां पर होती है? दिस टेक्स प्लेस इन द सेल्स साइटोप्लाज्म। अब ये जो हमारे पास कार्बो या हमारे पास पायरुवेट बना, इस पायरुवेट के टोटल हमारे पास 3 फेट्स हो सकते हैं। 3 फेट्स का मतलब है कि आगे जाके ये पायरुवेट 3 डिफरेंट तरीके से ऑक्सीडाइज हो सकता है। फर्स्टली, अगर ये पायरुवेट साइटोप्लाज्म से माइग्रेट कर गया इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, तब इसका होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। विच मीन्स अगर हमारे सेल के पास अबंडेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अबंडेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से दिस पायरुवेट इज गोइंग टू माइग्रेट इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, तब हमको प्रोडक्ट्स मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 एटीपी ऑफ एनर्जी। क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रेस्पिरेशन हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड फेट ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस टेक्स प्लेस इन द यीस्ट सेल्स। तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा? एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो फर्स्ट केस था हमारे पास, फर्स्ट केस में देयर वाज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द सेकेंड केस देयर इज एन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब एब्सेंस है ऑक्सीजन का, तब हमारे पास अगर यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं
ethanol, carbon dioxide and 2 ATP of एनर्जी। थर्ड फेट ये है कि अगर हमारे सेल के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है बट अबंडेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, या फिर जब हमारा पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो रहा है इन द मसल सेल्स, मसल सेल्स में हो रहा है, ऑक्सीजन का एब्सेंस नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है बट द कंडीशन इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। दिस इज ऑल्सो केस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन। इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसलिए 2 ATP ऑफ एनर्जी बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि हमारे सेल के पास कभी भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, आगे जाके जब ऑक्सीजन मिलेगा हमारे सेल को तब ये लैक्टिक एसिड या फिर हमारे सेल को जब ऑक्सीजन वापस से मिलेगा अबंडेंट ऑक्सीजन, तब ये लैक्टिक एसिड वापस से चेंज हो जाएगा गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारे मसल्स क्रैम्प क्यों होते हैं while we do heavy physical exercise? मसल क्रैम्प्स इसलिए होते हैं, यही लैक्टिक एसिड जब हमारी मसल सेल्स में accumulate हो जाता है, accumulation of this lactic acid leads to muscle cramps. So ये वाला जो चार्ट है, this chart is very important. ये वाला टॉपिक जो है इसको हम बोल सकते हैं 3 fates of pyruvate। मतलब पायरुवेट जो है आगे जाके किन किन वेज में ब्रेक डाउन होता है टू गिव अस एनर्जी, दीज आर द 3 फेट्स ऑफ पायरुवेट। और ग्लूकोज ऑक्सीडेटिव पाथवेज, दोनों टॉपिक्स का मतलब ऑलमोस्ट सेम है कि व्हाट आर द 3 फेट्स ऑफ पायरुवेट और व्हाट आर द डिफरेंट ग्लूकोज ऑक्सीडेटिव पाथवेज। So the next topic is respiration in plants. Respiration in plants. अब प्लांट्स के रेस्पिरेशन में ऐसा है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे प्लांट के वो डिफरेंट तरीके से रेस्पिरेशन शो करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द रूट्स। रूट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है? रूट्स में रेस्पिरेशन ऐसे होता है कि अगर हम ये बोलें कि दिस इज आवर ग्राउंड, ये हमारी रूट्स हैं, हर रूट के मल्टीपल रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं विच आर फाइनर हेयर्स प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द रूट। ये इन सारे रूट हेयर के बीच में ये सॉइल के पार्टिकल्स में बहुत सारा ऑक्सीजन ट्रैप्ड होता है, ठीक है, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं, ऑल ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रैप्ड हेयर। अब इन रूट हेयर के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एक चीज जो आपको याद रखनी है विच इज कि जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। अगर यहाँ पे हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे द प्लांट रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड द प्लांट रिलीजेस ऑक्सीजन। बट रेस्पिरेशन के टाइम पे इसका एकदम उल्टा होता है। रेस्पिरेशन के टाइम पे द प्लांट रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे नॉर्मल ह्यूमंस में होता है कि हमको ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग के लिए और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, सेम प्रोसेस हमारा प्लांट्स में भी होता है, दैट प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। तो सिंपल ये बात हो गई कि रूट्स जब रेस्पिरेशन करते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। सेकेंड चीज आती है हमारी स्टेम। अब स्टेम में 2 केसेस हो सकते हैं, या तो हमारी ग्रीन स्टेम है या फिर हमारी वुडी स्टेम है। अगर ग्रीन स्टेम प्रेजेंट है तो ग्रीन स्टेम के पास स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन is taken in and carbon dioxide is released. ये जो प्रोसेस हो रहा है कौन से मेथड से हो रहा है? दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय द मेथड ऑफ अगेन सिंपल डिफ्यूजन।
ऑन द अदर हैंड अगर वुडी स्टेम है, वुडी स्टेम के पास तो स्टोमेटा नहीं होते, इनके पास एक और ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स में भी यही होता है, ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट। कौन से प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अब अगर हम स्टोमेटा और लेंटिसेल्स में डिफरेंसेस की बात करें तो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स में डिफरेंसेस ये हैं कि स्टोमेटा जो होता है, स्टोमेटा का जो पोर है, दिस इज स्टोमेटा। स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल से ये ओपनिंग और क्लोजिंग रेगुलेटेड होती है। their opening and closing is regulated. They are open only during the day. अगर हम lenticels की बात करें, lenticels are simply small openings on the woody stem on the bark of the trees which are not guarded. They are not regulated. They are open throughout the day. चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, ये पूरा टाइम ओपन रहते हैं। क्योंकि इनके पास गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, देयरफॉर दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वेयर एज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इसीलिए दे डू नॉट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। लास्टली वी हैव द लीफ। अब लीफ में रेस्पिरेशन कैसे होता है? लीव्स में भी अगर हम ये बात करें कि दिस इज अ सिंपल लीफ, इसकी जो सरफेस है, यहाँ पर सरफेस पर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब अगेन स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट, अगेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। सो ये हो गया टॉपिक हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज रेस्पिरेशन इन different organisms. Respiration in animals. अगर animals की हम respiration की बात करें, बहुत सारे different organisms हैं जो different mode से respire करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एक simple organism की, which is amoeba. अमीबा की बॉडी में क्या होता है? अमीबा की बॉडी सिंपली ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ये हो गया केस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, यूनिसेलुलर अमीबा का। अगर थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हो, जैसे अर्थवर्म है, अर्थवर्म रेस्पायर करता है अपनी मॉइस्ट स्किन से। जो उसकी मॉइस्ट स्किन है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही वो ऑक्सीजन लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और मॉइस्ट स्किन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। नेक्स्ट वी हैव इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स के पास एक स्पेशल ट्रैकियल सिस्टम होता है। ट्रैकियल सिस्टम का मतलब है कि उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी की साइड में ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कनेक्टेड टू ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। तब ये जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम बोलते हैं स्पायरिकल्स। सो दे रेस्पायर थ्रू स्पायरिकल्स। नेक्स्ट जो हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक फिशेस। फिशेस के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं गिल्स। दे रेस्पायर थ्रू गिल्स। और जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग मैमल्स, all of them have special respiratory organ which we call lungs. मोस्टली सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास लंग होता है। अब अगर हम एक बारी फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग का जो टैडपोल है, फ्रॉग जब छोटा होता है टैडपोल स्टेज में, तब वो टैडपोल रेस्पायर करता है गिल से। बट जब वो अडल्ट होता है, अडल्ट के पास भी दो मोड्स हैं रेस्पिरेशन के। अडल्ट या तो लैंड पर है, अडल्ट या तो वाटर में है। तो जब ये अडल्ट लैंड पर होता है, इट रेस्पायर्स थ्रू लंग्स, और जब ये वाटर में होता है, इट रेस्पायर्स थ्रू मॉइस्ट स्किन। तो ये वाला केस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, इसका फ्रॉग का। ठीक है, इसके बाद आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाएगा? इट एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के बाद एयर एंटर्स इनटू द नेजल कैविटी। अब ये जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी में हमारे हेयर प्रेजेंट होता है, साथ में म्यूकस प्रेजेंट होता है। हेयर और म्यूकस का काम क्या है? फर्स्टली इज टू ह्यूमिडिफाई द एयर एंटरिंग in our body, and secondly to trap dust and disease causing microorganisms। ठीक है, ये काम है हमारे हेयर और म्यूकस का। नेजल कैविटी के बाद द एयर एंटर्स इनटू द फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। उसके बाद the air enters into the larynx। अब larynx क्या है? larynx is the voice box। larynx को voice box इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास vocal cords भी present होती हैं and it helps in sound production। ठीक है, ये sound production में help करते हैं। after larynx the air enters into the windpipe or which is also known as trachea। ट्रेकिया को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया को ही हम विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, अब ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप की ओपनिंग इज नोन एज द ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप इज नोन एज ग्लॉटिस। अब ये जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस इज कवर्ड बाय अ कार्टिलेजिनस फ्लैप। ये जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है, इसका नाम है एपीग्लॉटिस। सो मतलब ये है कि अगर हम ये बोलते हैं दिस इज द विंड पाइप, दिस इज द ट्रेकिया, तो ये जो ट्रेकिया की ओपनिंग है, द ट्रेकिया की ओपनिंग इज नोन एज ग्लॉटिस एंड द कार्टिलेजिनस फ्लैप कवरिंग द ग्लॉटिस इज नोन एज एपीग्लॉटिस। सो दूसरी चीज ये आती है कि ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया हैज न्यूमरस कार्टिलेजिनस रिंग्स अराउंड इट। कार्टिलेजिनस रिंग्स क्यों प्रेजेंट है? टू प्रिवेंट द ट्रेकियाज कोलैप्सिंग। जब सारी एयर बाहर चली जाती है, उस टाइम पे हमारा ट्रेकिया कोलैप्स ना करे, इसीलिए कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। कार्टिलेजिनस रिंग्स कैसे? अब अगर हमारा हम ये कंसिडर करते हैं कि दिस इज द विंड पाइप, तो इस विंड पाइप के अराउंड मल्टीपल कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होंगी, ताकि जब हम एयर एक्सहेल करते हैं, जब हमारी ट्रेकिया में एयर प्रेजेंट नहीं है, तब ये ट्रेकिया कोलैप्स ना करे। आफ्टर दैट एट द लेवल ऑफ द चेस्ट ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है इनटू ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स एंड दे एंड अप इनटू alveoli। अब alveoli क्या है? alveoli are simply air sacs where actual exchange of gases takes place। alveoli में आकर ही actual gases का exchange होता है, because alveoli are richly supplied with blood capillaries। यही इसी से हमारा next topic आता है, which is alveolar exchange of
गैसेस। अब ये समझ लेते हैं कि एल्वियोलाई में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किस तरीके से पॉसिबल है। सो अगर हम ये कंसिडर करते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर alveoli, simply a air sac, where alveoli is richly supplied with blood capillaries. बहुत सारी blood capillaries इसके बेस पर या सरफेस पर प्रेजेंट होती है। ये ब्लड आ रहा है फ्रॉम द हार्ट। अब अगर हार्ट से ब्लड आ रहा है तो इट विल बी रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे जितने भी ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स है, दे आर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स मिक्स्ड विद द ब्लड। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब हमारे एल्वियोलाई के अंदर जब हम ब्रीथ इन करते हैं तब ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होता है। सो ऑक्सीजन का जो कंटेंट है उसको हम या फिर ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है उसको हम रेड कलर से डिनोट कर लेते हैं। अब क्या होता है, जब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होना होता है, अगर हम पार्शियल प्रेशर्स की बात करें तो इनसाइड द एल्वियोलाई द कॉन्सेंट्रेशन या फिर pressure of oxygen is high, whereas pressure of carbon dioxide is low. Whereas if we talk about the blood capillaries में oxygen का concentration is low, whereas the concentration of carbon dioxide is high. तो इस टाइम पे द ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम, अगर ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा फ्रॉम द एल्वियोलाई टूवर्ड्स द ब्लड कैपिलरीज, वेराज कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम कैपिलरीज इनटू द एल्वियोलाई। तो यही एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे मूव करेंगे इनसाइड द एल्वियोलाई, वेराज जो ऑक्सीजन रिच मॉलिक्यूल्स है वो मूव करेंगे इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली कैपिलरीज में जो ब्लड है, कैपिलरीज का ब्लड विल बी ऑक्सीजनेटेड। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव ऑन टूवर्ड्स द हार्ट, ताकि हार्ट से वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो सके। और जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स है, एक बार जब एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स चले गए ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आ गए इनसाइड द एल्वियोलाई। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स विल मूव आउट फ्रॉम आवर बॉडी अगेन थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स उसी रेस्पिरेटरी पैसेज से बाहर को चले जाएंगे। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ एल्वियोलर एक्सचेंज। और एक बार हम ये देख लेते हैं हमने क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने थे एंड इफ वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम और नॉट। तो ये हमारा चेकलिस्ट थी, इसमें से हमने व्हाट इज रेस्पिरेशन डिस्कस कर लिया है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन डिस्कस कर लिए, 3 ऑक्सीडेटिव पाथवेज वी हैव डन, respiration in plants as well as animals we have discussed. We discussed the respiratory system of humans, we discussed AT3 and breathing versus respiration. So this was it for today's video. This was the whole topic of respiration. If you have understood, if you have not understood any topic, or if you want me to repeat any one of them, kindly comment in the comment box below, or you can also email me on the email ID. And if you want the class notes or any other notes, kindly do message me or comment. Thank you so much for watching. Keep learning.